सबसे पहले वो खबर जिसकी चर्चा उत्तर भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है। खबर कावड़ यात्रा पर बढ़ते हंगामे की। कहा जाता है कि हालाहल यानी सागर मंथन से निकले विष को जब भगवान शंकर ने गटक लिया तो असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा। तब कई मान्यताएं ऐसी हैं कि उस पीड़ा को शांत करने के लिए जल शिवलिंग पर चढ़ाया गया। तभी सावन में कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। ये पूरी आस्था की यात्रा संयम और तप से जुड़ी है। लेकिन अब हर बार इसी यात्रा के दौरान सड़कों पर हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट भी नजर आती है। कुछ लोग श्रद्धालुओं को उपद्रवी के तौर पर देखने लगते हैं। कुछ लोग भक्तों की आस्था से खिलवाड़ पर गुस्से को जायज मानने लगते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि इसे रोका क्यों नहीं जाता? इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ कुछ कावड़िए, कुछ गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले लोग, या फिर वो सरकारें जो अब भी सुरक्षित कावड़ यात्रा का इंतजाम नहीं कर पाती? हाथ में डंडे लेकर कार तोड़ी जा रही है। कोई शीशा फोड़ रहा है, कोई कार का गेट तोड़ रहा है। सब कुछ भोलेनाथ का नाम लेकर। जगह है हरिद्वार का बहादुराबाद। कार तोड़ने वाले कुछ कावड़िए, टी शर्ट पर लिखा है गो राष्ट्र माता, 71 लीटर जल। बम भोले के नारों के साथ हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद कांवड़ में गंगा जल भरकर चले। आरोप है इस कार से टक्कर लगने के बाद कांवड़ खंडित हुई। फिर शिव का नाम लेकर चलते कांवड़ियों की इस टोली ने कार का कचूमर निकालना शुरू कर दिया। फिर हरिद्वार पुलिस आई, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर 2 पक्ष हैं। कुछ को लगता है कि भक्ति की कावड़ यात्रा में इतना हुड़दंग क्यों? दूसरा पक्ष सोचता है इतनी कठिन यात्रा किसी कार की टक्कर से अधूरी रह जाए तो फिर गुस्से में आया कावड़िया क्या करे? आप किस पक्ष की तरफ हैं? ये सोचते हुए दूसरा वीडियो देखिए। डंडे से स्कॉर्पियो कार पर हमला होता है। फिर 5 से 6 लोग इसी स्कॉर्पियो को किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनने की तरह पलट देने की कोशिश में जुट जाते हैं। महादेव का नारा लगाते हैं। पलट नहीं पाए तो फिर डंडा लगाकर शीशा फोड़ना शुरू कर दिया। फिर स्कॉर्पियो के बोनट पर खड़े होकर विंड स्क्रीन यानी आगे के शीशे को चकनाचूर करने का काम शुरू होता है। इतना गुस्सा क्यों? ये सब हरिद्वार रुड़की हाईवे पर हुआ। आरोप वही है जो सावन के महीने में पिछले कई वर्ष के दौरान इस तरह की घटनाओं की वजह बनते हैं। हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लेकर चलते कुछ कांवड़ियों से स्कॉर्पियो की टक्कर हुई। कांवड़ खंडित होने पर स्कॉर्पियो को खंड खंड कर दिया गया। नतीजा ये हुआ 19 से 24 साल के 5 युवा कांवड़ियों को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ भी 2 पक्ष वीडियो देखकर बनते हैं। एक पक्ष जिसे लगता है कि कांवड़ियों के रूप में कुछ लोग कानून के लिए खतरा बन जाते हैं। दूसरा पक्ष कहता है नंगे पैर सैकड़ों लीटर गंगा जल कंधे पर लेकर चलने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? आप किस पक्ष की तरफ हैं? ये सोचते हुए अब तीसरा वीडियो देखिए। जैसे कोई लाठी कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ डंडा लेकर वार करते कुछ कांवड़िए, दूसरी तरफ हेलमेट लेकर लड़ता एक बाइक सवार। घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। यहाँ भी यह हंगामा और मारपीट इसलिए क्योंकि दावा है बाइक सवार की टक्कर कांवड़िए से हुई, जहाँ फिर एक कांवड़ लेकर चलने वाले हंगामे के दौरान पुलिस से भी नहीं डरते। तो अब जिम्मेदार किसे कहेंगे? कांवड़िए जो मारपीट कर रहे हैं, कार या बाइक सवार जिनसे टक्कर के बाद कांवड़ खंडित हुई, या फिर वो प्रशासन जो आज भी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित नहीं बना पाता, इसलिए मारपीट और हंगामे के दौरान शामिल रहे? प्रशांत नाम के कांवड़िए को सुनिए। शासन से बहुत दूर से बोलते हुए आ रहे कि रोड बंद करवा दो, रोड बंद करवा दो, मगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही। और अब भी आप देख सकते हैं इस रोड पे कितना जाम है और सारे बोर्डों ने वेट उठा रखा है। उनको आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही होगी, आप समझ सकते हैं इस चीज को। अभी ये घटना हुआ है, एक बाइक वाला आ रहा था, उसने हमारे जल में टक्कर मार दी। फिर ऊपर से उनने हमारे घोड़े पे हाथापाई करने लग गया। अब बताओ हमारे लिए प्रशासन हमारे सपोर्ट में खड़ी है नहीं है? तुम बता सकते हो, तुम ही हो।
जनता पुलिस ने कुछ नहीं करा, उसको जी थाने में डाल दिया। वो कह रहे हैं आगे कार्रवाई करेंगे। हम तो दिल्ली के, हम तो दिल्ली चले जाएंगे। हम तो इसलिए तोड़ भर कर रहे हैं जी, हमारे किसी भी बोर्डों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। वो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, कोई यूपी कोई। हम यही चाहते हैं कि किसी भी बोर्डे को दिक्कत ना हो और ये रोड बंद करवा दिया जाए। सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक की सरकारों ने सावन में कांवड़ यात्रा के लिए तमाम उपाय किए, सीएम योगी खुद हवाई सर्वेक्षण करके सकुशल सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दे चुके हैं, तो यूपी में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, जिनमें कांवड़िए भी परेशान हो रहे हैं, आवाम भी। केवल भाषण देकर के चले जाना, फोटो खींच के हमारा हम कांवड़ के देखने के लिए आगे मार्ग पे, ये केवल करने से नहीं होगा। अधिकारियों को फील्ड में उतरना पड़ेगा। केवल वीसी में बैठकों में मीटिंग करना नहीं। कोई अधिकारी सड़क पर दिख रहा है आपको क्या? आप जाओ, उसके बाद वहाँ जो बवाल होगा उसकी जिम्मेवारी का चीफ सेक्रेटरी साहब लेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा बड़े आराम और सुकून से होती थी। हमारी सरकार से ये डिमांड है, जो अखिलेश जी ने भी करी है, कि इनके लिए अलग सड़क बनाई जाए, उस सड़क के ऊपर कोई और न चले सिवाय कांवड़ वालों के। कानून व्यवस्था से कोई अगर छेड़छाड़ करेगा तो वो कानून अपना काम करेगा। उत्तराखंड में तो पुलिस हंगामा करने वालों पर कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह पर मामला आपस में समझौता करा के पुलिस छोड़ देने में जुटी है। सरकार के दावों और वाद एक तरफ और सड़क पर परेशानी झेल रहे कांवड़िए और आम लोग दूसरी तरफ। दावे तो यूपी में भी किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्य कांवड़ मार्गों पर कुल 29,454 सीसीटीवी कैमरे, 395 ड्रोन, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र, 587 गजेटेड ऑफिसर, 2040 इंस्पेक्टर, 13,520 सब इंस्पेक्टर, 39,965 हेड कांस्टेबल, 1,486 महिला सब इंस्पेक्टर, 8,541 महिला हेड कांस्टेबल, 50 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल और पीएससी के अलावा 1,424 होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई। इसके अलावा आरएएफ, क्यूआरटी और एंटी टेरर स्क्वाड की भी तैनाती है। फिर भी अगर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक सावन के पहले दिन इतना हंगामा दिख चुका है, तो आगे की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? या सिर्फ सियासत के नाम पर सुरक्षा के दावे हुए? हकीकत में न कांवड़ियों की चिंता है, न सड़क पर चलते आम आदमी की। सिर्फ यूपी की बात की जाए तो करीब 4.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए सावन में किसी न किसी सड़क रूट से गुजरेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 840 ऐसे कांवड़ यात्रा रूट हैं, जहां पवित्र नदियों के 322 घाटों से पवित्र जल लेकर निकलेंगे, जिनमें 12,535 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अलग जिलों और क्षेत्रों में 4,556 शिवालयों तक जाएंगे। ये कितनी व्यापक यात्रा है कि यूपी सरकार महीनों पहले से इसकी तैयारी में लग जाती है। 60,000 से अधिक पुलिसकर्मी और अन्य बलों के जवान यात्रा की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। एक महीने की यात्रा में सिर्फ यात्रा रूट और मंदिरों तीर्थों पर करीब 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अगर टकराव हो और उसको विवाद हो तो पुलिस प्रशासन इसीलिए कि सुनिश्चित करे कोई टकराव ना हो, बीच बचाव करे और लोगों को तितर बितर करे। पहली चीज तो यह है कि जहां कांवड़ का प्रमुख यात्रा मार्ग है, वहां पर वाहन के आने जाने का कोई सिलसिला होना नहीं चाहिए। अगर रहता है तो कम से कम इतनी वांछित दूरी बना के रखें कि कांवड़ियों के साथ आमना सामना न हो। लेकिन दिखाई ये पड़ता है कि इन मार्गों पर तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो मुख्य हाईवे है और जो प्रमुख मार्ग हैं, वहां पर जब कांवड़िए जाते हैं और अगर टक्कर हो गई और दुर्भाग्य से अगर किसी की गंभीर दुर्घटना हो गई तो उसको लेकर के तोड़फोड़ और आगजनी होती है। सबसे पहले मैं कहूंगा इसके 3 कारण हैं। एक समूह, एक थकावट और एक इस तरीके का क्योंकि जो मेंटल फटीग होता है उसको लेकर के आक्रोश ज्यादा रहता है। आप स्वयं समझें कि कई हफ्तों से कोई अगर इतना बड़ा बोझ कंधे पे लेके चल रहा, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो जा रहा है या आ रहा है, तो थकावट और मानसिक तनाव और अवसाद ये स्पष्ट होता है। वजहें तो कई एक हो सकती हैं, लेकिन प्रमुख वजह वही है जो आपने बताया कि कांवड़ खंडित हो गई, यात्रा बाधित हो गई, किसी को अवांछित अवांछनीय कोई चोट पहुंच गई या बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से कोई घायल हो गया। ये प्रमुख कारण है। जैसे कांवड़ यात्रा अगर नहीं भी है तो भी दुर्घटना के बाद आगजनी होती है, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि वाहन केवल कांवड़ यात्रा में ही क्षतिग्रस्त होते हैं, वाहन हर जगह क्षतिग्रस्त होते हैं, प्रमुख मार्गों पे भी होते हैं, हाईवेज पे भी होते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा में कुछ इसकी बहुतायत होती है क्योंकि वहां पे एक परिस्थितियां बहुत भिन्न होती हैं और वहां पर शायद अपेक्षाएं शासन प्रशासन यातायात पुलिस से कुछ ज्यादा ही होती हैं। इसमें आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस लगनी चाहिए,
मैंने इस मार्ग पर वर्षों तक इस पे ड्यूटी की है, लगवाई है, और मैं जानता हूं ये मिजाज। यहाँ पर एक तो अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने की जरूरत है, पारस्परिक समन्वय की जरूरत है, कांवड़ियों के साथ किसी प्रकार का संवाद होना जरूरी है, और किसी भी हाल में देखें कि वेहिकुलर ट्रैफिक कांवड़ियों के बीच में न जाने पाए। अगर जाती है तो आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं। अगर पहुंच गई तो मान के चलिए कि उसका दूसरे छोर पर निकालना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। चप्पे चप्पर यातायात पुलिस है, और अब तो आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से आप देख सकते हैं कहाँ जन समूह ज्यादा है, जहां जन समूह ज्यादा है वहां पर उसको आप स्टैगर कर सकते हैं, उनको आप थोड़ा डाइवर्ट और डाइग्रेस कर सकते हैं, जिससे कि किसी तरह की कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। जहां बहुतायत होती है टकराव होता है तो उपद्रव होता है, और फिर उसमें बात आती है। और ये पहले ही परंपरा रही है कि पुलिस कर्मियों को, महिलाओं को, पुरुषों को कांवड़ियों को भेज कर कांवड़ियों में ही बीच मिला देते हैं, और उनके पास संपर्क सूत्र होते हैं। अगर कहीं ऐसी तनाव की स्थिति होती है तो कंट्रोल रूम को वो सूचना एक इस रूप में भी देते हैं, और जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर जो पुलिस रहती है वर्दी में, वो भी वस्तुस्थिति से कंट्रोल रूम को, थानों को, चौकियों को देती रहती है। तो आपका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम 3 मिनट के अंदर का होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, लेकिन अगर 3 मिनट का आपका रिस्पॉन्स टाइम है कि कहीं पर भी कोई उपद्रव होता है, आप 3 मिनट में पहुंच जाते हैं, आपकी रिसोर्स पहुंच जाती है, आपका रिस्पॉन्स हो जाता है, तो आपको प्रबल संभावना है कि आप कामयाब होंगे। सेवा करो तो मेवा मिलेगा। मध्य प्रदेश में अफसर सेवा कम मेवा ज्यादा खा रहे हैं। काजू अकेले नहीं बल्कि किशमिश और बादाम के साथ मध्य प्रदेश के एक गांव में कुछ अफसरों ने ऐसे गपागप खाया कि खबरदार करना पड़ रहा है। खबर यह है, शहडोल जिले में जल संरक्षण के नाम पर अफसरों ने 1 घंटे के भीतर 13 किलो मेवा खाने का अभियान चला दिया। जहां जनता को पानी कैसे बचाना है सिखाना था, वहां दावा है कि 1 घंटे में 19,000 रुपए का केवल काजू, किशमिश और बादाम अफसर खा गए। मध्य प्रदेश में शहडोल के गोपारू जनपद की ग्राम पंचायत भदवाही में दावा है कुछ इसी तरह। जब जिले के बड़े अधिकारी जल संरक्षण अभियान में पहुंचे, दावा है जल संरक्षण के साथ मेवा भक्षण अभियान खूब चला। दावा है अधिकारियों ने गांव में जागरूकता अभियान के दौरान खुद को काजू, किशमिश, बादाम खाने में जागरूक रखा, और इन सब दावों की वजह इस बिल में लिखी हुई है। गोविंद गुप्ता किराना स्टोर, जिसमें श्रीमान के आगे लिखा है सरपंच और सचिव ग्राम पंचायत, जल अभियान कार्यक्रम भुगतान का ये बिल है। अब जरा जिस जलपान का ये भुगतान हुआ उस पर गौर करिए। काजू 5 किलो 5,000 रुपए का, किशमिश 3 किलो 1,200 रुपए की, बादाम 5 किलो 6,000 रुपए का, नमकीन 30 किलो 6,000 की, बिस्किट 20 पैकेट 200 रुपए के, शक्कर 5 किलो 250 रुपए की, दूध 6 किलो आया 360 का, कुल 19,010 रुपए के चाय पानी वाले नाश्ते के इस बिल में सबकी नजर उस 13 किलो काजू, किशमिश, बादाम पर टिकी है, जो दावा है कि अफसरों को गांव में जल संरक्षण अभियान के जागरूकता कार्यक्रम में खिलाया गया। और ये बिल ऐसा दावा करता है जिसमें सचिव की मोहर के साथ साइन भी है। और ये सब दावा है कि तब हुआ जब शहडोल के भदवाही गांव में पिछले महीने जल चौपाल कार्यक्रम का आयोजन होता है। ये वीडियो उसी जल चौपाल कार्यक्रम का है जहां अधिकारी जनता को कुछ बोरियां डालकर कैसे पानी बचाना है ये समझा रहे थे। दावा है कि ये कार्यक्रम गांव में करीब 1 घंटे चला। उसके बाद इसी कार्यक्रम में दावा है कि कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर अफसरों के लिए खाने पीने का इंतजाम ग्राम पंचायत ने करवाया। ये वीडियो उस दौरान का बताया जाता है। लेकिन क्या पानी बचाने की जागरूकता गांव में फैलाने वाले इसी कार्यक्रम में सरकारी बिल की माने तो काजू, किशमिश और बादाम की बाहर ला दी गई? कितना काजू बादाम अधिकारी और चंद लोग चाप गए कि 13,000 का केवल ड्राई फ्रूट खाया गया। 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम और 3 किलो किशमिश, कुल मिला के 13 किलो यही ड्राई फ्रूट शहडोल में हुए सरकारी कार्यक्रम में आरोप है कि अफसरों को परोसा गया। इसका बिल अब जब सामने आया तो इसमें नया विवाद खड़ा हो गया है। शहडोल में ये सरकारी कार्यक्रम था तो वैसे जल संरक्षण अभियान के तहत जल स्रोतों को ज़्यादा बेहतर बनाने का, लेकिन अब इस ड्राई फ्रूट का बिल सामने आने के बाद सरकारी कार्यक्रम में जल बचाने की योजना से कहीं ज़्यादा अफसरों के खाने की थाली में सूखे मेवों की नमी की चर्चा ज़्यादा हो रही है। सवाल उठ रहा है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री हैं जो आम आदमी की तरह मार्केट में आकर आम खरीदते हैं, आम खरीदकर आम आदमी की तरह यूपीआई से पेमेंट करते हैं। दूसरी तरफ क्या उन्हीं के अधिकारी शहडोल में जल चौपाल में जाकर
मानसूनी मौसम में सूखे मेवे का भोग खुद लगा ले रहे हैं। आपने हमको अभी संज्ञान में बताया है कि बिल काजू किशमिश का उन्होंने लगाया है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम तो आयोजित हुआ था, हम लोग भी उसमें शामिल हुए थे और ग्रामीण जन भी थे, उनको खाने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। चूँकि दूरस्थ क्षेत्र था, लोगों ने मेहनत किया था, काम किया था, तो इसलिए उद्देश्य था कि वहाँ उन लोगों के लिए थोड़ा चाय नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाए। परंतु ये काजू किशमिश और इस तरह का जो बिल लगे हैं, ये चीज़ें अभी संज्ञान में नहीं हैं। अपन बात करते हैं कि ये किस तरह से उनके द्वारा ये बिल लगाया गया है। जिला पंचायत सीईओ के प्रभारी कहते हैं कि खाना पीना तो हुआ था, लेकिन काजू किशमिश बादाम खाना तो छोड़िए, चखने को नहीं मिला। लेकिन वहीं मौजूद स्थानीय नागरिक ये दावा करते हैं कि काजू बादाम आया तो था। ये कार्यक्रम तो हुआ सर, अच्छे से रहा। जल संवर्धन का कार्यक्रम रहा। जल संवर्धन, नाश्ता पानी क्या खिलाए? नाश्ता पानी मीठा उठा सब ये रहा सर। क्या क्या था? मैं तो खाया नहीं सर, आपसे बताऊं। क्यों नहीं खाए? रहा है वहाँ। हाँ। तो ग्रामीण खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे? खाए हैं गांव वालों को। और खिचड़ा बना रहा, खिचड़ा पूड़ी बना रहा जी, और पूड़ी सब्जी खाए, मीठा उठा रहा। काजू बादाम भी खाए का? हाँ, काजू बादाम तो रहा, मिला रहा खाए का? नहीं बताया तो सर कि मैं नहीं खा पाती है। काजू बादाम आए। अब अगर 1 घंटे के प्रोग्राम में ड्राई फ्रूट की नदी अफसरों के लिए बहाई गई तो भी सवाल है, और अगर नहीं, केवल फर्जी बिल मेवे के नाम पर बनाकर पैसा लिया गया तो भी सवाल है, जहां कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिला। दिन पहले 4 लीटर पेंट ने 1,06,000-8,000 रुपए लगे थे और 100 मेरे ख्याल सैकड़ों की तादाद में 140 या 50 लोगों ने उस पेंट को किया था, 233 लोगों ने। अभी ये नई बात आई कि 14 लोग गए काय के लिए, बोरी बंधन कार्यक्रम। तो 14 लोग जिस तरीके का ड्राई फ्रूट खा गए, ये मैं समझता हूँ कि मतलब पेट तो इनका इंसान जैसा था पर खा भैंसे जैसा गए, तो ये तो सवाल है। और मैं समझता हूँ कि इतना भयंकर खाने के बाद पचा गए, ये भी एक सवाल है। तो जो हम बार बार आवाज लगाते हैं। असल में शहडोल वही जिला है जहां पहले स्कूल में 4 लीटर पेंट की पुताई में 168 मजदूर और 65 मिस्त्री लगाकर 1 लाख से ज्यादा का भुगतान दिया गया। इसकी अभी जांच चल ही रही थी, तब तक शहडोल में ही पानी बचाने के नाम पर जागरूकता कार्यक्रम में 13 किलो काजू और बादाम खाने वाला बिल आ गया। साफ है कि जनता को भले राशन के नाम पर लाइन लगानी पड़ती हो, लेकिन जनता के पैसे से माल और मेवा उड़ाने में अधिकारी फिलहाल पीछे नहीं है। अफसर केवल मेवा ही नहीं खा रहे हैं, बल्कि सेवा के नाम पर जनता को ऐसे रास्ते दे रहे हैं जहां खुद ही निरीक्षण करते वक्त इंजीनियर की आंखों के सामने पूरा ट्रक पलट जाता है। आज ही महाराष्ट्र से आई इस खबर को देखिए और सोचिए क्या हालत है उस सिस्टम की जो जानलेवा रास्ता जनता को चलने के लिए दे रहे हैं। जिसने भी इस पुल को देखा पहली बार में समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है, इसीलिए एक बार रिवाइंड करके देखिए। एक कच्चे से दिखते रास्ते पर ट्रक आ रहा है, जहां कुछ लोग खड़े होकर ट्रक को देख रहे हैं। पीछे से वीडियो बनाया जा रहा है। अचानक ट्रक एक तरफ झुकना शुरू होता है। लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ट्रक पलटेगा। फिर वही होता है जो सोचा गया, ट्रक पलटने लगता है। लोग भागते हैं, किसी तरह जान बचाते हैं। ट्रक पूरा पलट गया। लेकिन ये क्या हो रहा था? असल में एक खबर महाराष्ट्र के बीड जिले की, जहां छात्रों ने एक सड़क बनाने की मांग की। उसी नए रास्ते का निरीक्षण करने इंजीनियर पहुंचे, लेकिन नए रास्ते पर निरीक्षण के दौरान ही ट्रक पलट जाता है। अब सवाल उन इंजीनियर पर उठ रहा है जिनके निरीक्षण में ट्रक पलट गया। कहा जा रहा है कि निरीक्षण था या फिर जनता को जागरूक करने का एक अनोखा अभियान कि देखो सरकारी रास्ते ऐसे भी बन सकते हैं जहां ट्रक तक पलट जाएगा, इसलिए अपनी जान बचाने की जिम्मेदारी खुद उठाओ। गुजरात के पुलों की तो अलग ही कहानी चल रही है, जहां अब अहमदाबाद में 3 साल से बंद पड़े पुल को 4 करोड़ रुपए में तोड़ा जा रहा है। ये वो पुल है जो 2017 में दावा है कि 42 करोड़ की लागत से बना, लेकिन 4 साल में पुल की हालत ने बता दिया कि उसमें ईमानदारी की सीमेंट कम और भ्रष्टाचार की बालू ज्यादा है। नतीजा 3 साल से बंद पड़ा पुल जो 42 करोड़ में बना, अब
4 करोड़ में तोड़ा जाएगा। बस गनीमत है कि ये 4 करोड़ रुपया जनता से नहीं बल्कि पुल बनाने वाली कंपनी से लिया जाएगा। अहमदाबाद के जर्जर हाटकेश्वर ब्रिज पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है। ये वही ब्रिज है जो कि पिछले 3 साल से अहमदाबाद नगर निगम के लिए सिरदर्द बन चुका है। इस ब्रिज को तोड़ने के लिए 3 से 4 बार टेंडर की प्रक्रिया की गई, लेकिन तोड़ने के लिए किसी भी कंपनी ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। आखिरकार अब गणेश इंफ्रा नाम की कंपनी ने 3.90 करोड़ के खर्च से इस हाटकेश्वर जो कि जर्जर ब्रिज है इसे तोड़ने के लिए परमिशन ले ली है और स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये मंजूरी दे दी गई है। अब ये हाटकेश्वर ब्रिज जो कि साल 2015 के अंदर बनाने की शुरुआत अजय इंफ्रा कंपनी की तरफ से 42 करोड़ के खर्च से की गई थी, यह ब्रिज जो 2017 के अंदर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया था, अब उसे आखिरकार तोड़ा जाएगा। आप तस्वीरों में भी देखिए किस प्रकार का जो पूरा मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था वो यहाँ पे दिख रहा है। और ये पूरा ब्रिज, इसकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई थी साल 2022 में, और 2022 में जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसकी सामने आई उसमें कहा गया कि ये ब्रिज जर्जर है। साल 2021 के बाद से लगातार 2 से 3 बार इस ब्रिज को रिपेयर किया गया था, जो कि 2015 में इस ब्रिज को बनाने की शुरुआत हुई और 2017 में ये ब्रिज जब शुरू हुआ तो इस ब्रिज का जो खर्चा था वो 42 करोड़ रुपए इस ब्रिज को बनाने में खर्च हुए थे। लेकिन ये ब्रिज महज 5 सालों में जर्जर हो गया और 2022 से लगातार ये ब्रिज सभी प्रकार की वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। उसको डेमोलिशन करने का निर्णय महानगर पालिका ने लिया है। उसका करीब एक्सपेंसिव 3 करोड़ 90 लाख के आसपास आएगा और इसका वर्क ऑर्डर नेक्स्ट 15 दिन में कॉन्ट्रैक्टर गणेश कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया जाएगा और 6 महीने में पूरा हाटकेश्वर ब्रिज का वो डेमोलिशन करेंगे। जो इसका खर्चा आएगा, एक्सपेंसिव आएगा, वो पुरानी जो कंपनी है अजय इंफ्रा उसके पास से लिया जाएगा। लगातार खबरदार करते हैं तो असर होता है। जैसे कल आपको सूरत में कमजोर पुल के भरोसे जनता की जान छोड़े जाने की खबर दिखाई। अब बड़ी खबर यह है कि आज तक पर सूरत के पुल की रिपोर्ट चलने के बाद अधिकारी जाग गए हैं। सूरत में तापी नदी पर बने कमजोर ओवरब्रिज का निरीक्षण करने आज जिला अधिकारी पहुंचे हैं। अगले 25 दिन में ओवरब्रिज की मरम्मत करने का आदेश दिया गया। साथ ही जिले के सभी ओवरब्रिज की जांच का आदेश हुआ है। आज तक की टीम पहुंची है इस वक्त सूरत के कामरेज इलाके में और नेशनल हाईवे नंबर 48 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप हाईवे की हालत देखेंगे तो ये तापी नदी पर जो ब्रिज बना हुआ है और इस ब्रिज की हालत आप देखेंगे कि यहाँ से वाहन जो है निकलते हैं, क्योंकि ये देखिए अब टूटा हुआ है। अगर इंसिडेंट कोई होता है तो आप सीधे नदी में जाकर गिरेंगे। ये जो लोहे का यहाँ पाइप लगाया हुआ है ये इतने इलाके में ये भी कटा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो प्लेट है, ये प्लेट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये प्लेट जो है ये पहले 1 फीट की हुआ करती थी इस जगह पर, अब ये बढ़कर 7 फीट की हो गई है। और इसी 7 फीट की प्लेट से जो वाहन चालक है निकलते हैं, छोटे वाहन हो बड़े वाहन हो, वो सभी इसी से ही निकलते हैं। और ये बहुत ही जोखिम भरा है, क्योंकि जब भी वाहन यहाँ से निकलते हैं तो ये जंप करता है। आप देखेंगे लोहे की जो प्लेट लगी है ये प्लेट जंप करती है, उसके साथ में वाहन भी यहाँ पे जंप करते हैं। तो जब आप हाईवे पे यहाँ सफर कर रहे हो और अचानक से व्हीकल आपका जंप कर दे तो आपको डर का एहसास भी होगा। तो आप देखेंगे कि ये प्लेट के सहारे ये ओवरब्रिज चलाया जा रहा है, कई सालों से चलाया जा रहा है। देखिए पूरा नेशनल हाईवे है 48, ये ब्रिज पिछले 10 साल से इसमें 4-5 साल से ये हालत है प्लेट की। अच्छा, प्लेट हो जाती है बेंड होने पर ओवरलोड गाड़ी वहाँ से निकलेगी, बाइक वाला यहाँ से गेंद की तरह उछलता है। के बाद तो हमको यहाँ से खूब डर लग रहा है कि हमारा भी ये हाल नहीं हो जाए या हमारा कोई रिश्तेदार का भी यहाँ ऐसा हाल नहीं हो जाए। सर ये बताइए कि ये प्लेट कितने सालों से चल रही थी और अब इसका क्या विकल्प है, किस तरह से रिपेयर किया जाएगा? हम लोगों ने 20-25 दिन पहले ही ये प्लेट जो है वो चेंज करी हुई थी। टेक्निकल कारणों से बेसिकली जो ये ट्रैफिक है ये हम लोग वैसे भी डाइवर्ट करने वाले थे। हम लोगों ने एक बार इसका फिर से जायजा लिया है और इमरजेंसी में ये थोड़ा ब्रिज को बंद करके हम लोग इसको आज डाइवर्ट कर रहे हैं। जो
एना से जो केम एना ब्रिज है वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करके इसका जो इसकी मरम्मत है, जो प्रॉपर इसमें प्लेट में भी कोई टेक्निकली वैसे कुछ खामी नहीं है, बट फिर भी एक मेंटल सेफ्टी के हिसाब से जो हम लोग ये करने वाले हैं, आगामी 20 से 25 दिनों में जो है इसको दिल्ली एनसीआर में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पिछले 2 दिनों में दिल्ली शहर में ये दूसरा झटका है। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई। छांगुर बाबा के मामले में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, उससे ये बात साफ हो गई है कि ये सिर्फ धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और बेशुमार काली कमाई का एक गहरा जाल है, जिसके राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। छांगुर बाबा को 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिलने का खुलासा हुआ है। उसे तुर्की और पाकिस्तान से भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए फंडिंग मिल रही थी। छांगुर बाबा को लेकर एटीएस की कमांडो टीम यहां पर निकल रही है। ये पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। छांगुर बाबा को पकड़ने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस में उसके कितने एजेंट हैं? थाने पर तहरीर देने के लिए हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस में कितने अफसर हैं जो छांगुर बाबा के इशारे पर काम करते हैं? एप्लीकेशन पुलिस विभाग में दिया, पुलिस विभाग में कोई सुनवाई नहीं हुई। यूपी पुलिस में वो कौन से अफसर थे जिन्होंने छांगुर बाबा के धर्मांतरण के गोरख धंधे पर आंख नाक कान बंद कर रखा था? वो तो पूरा फुल चाहता था कि धर्मांतरित हो जाओ, हम आपको पैसा देंगे, आप मुस्लिम हो जाइए। आपको मुकदमे में भी फंसाने की कोशिश की? वो मुकदमे में फंसाया तो नहीं, लेकिन मुकदमे में फंसाने का धमकी दे रहा था। वो प्रताड़ित, हाँ, जान से भी आपको मरवा देंगे। धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने वाला छांगुर बाबा भले ही आज कानून की गिरफ्त में हो, लेकिन फिर भी दावा है पुलिस उसके सताए लोगों की मदद नहीं कर रही। छांगुर बाबा 5 जुलाई को अरेस्ट हो गया, उसके बाद ये घटना 7 तारीख की घटना, इसी 7 तारीख की। उसके बाद फिर 8 तारीख को फिर तीनों लोग मुझे घात लगाकर बैठे हुए थे, फिर मुझे पकड़े और गाली दिए, दौड़ाए, हमको जान बचा करके शिकायत की। जी हाँ, हम पहली बार तो उतरौला कोतवाली के रेंज में आता है 7 तारीख वाला मामला, हम कोतवाल साहब को अपना दरखास्त देकर के आए थे। कुछ हुआ? उन्होंने आश्वासन दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, जाओ शांति बना के अपने घर पे लेटो बैठो। कोई FIR हुई? FIR नहीं दर्ज हुआ अभी तक। सोचिए, जिस छांगुर बाबा का आलीशान घर जमींदोज किया जा चुका है, जिस छांगुर बाबा की गर्दन कानून के शिकंजे में है, फिर भी उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले दावा करते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या इसकी वजह छांगुर बाबा की अकूत दौलत है, जिसके दम पर बरसों तक कानून के लंबे हाथ जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा तक नहीं पहुंचे? थाने पर तहरीर देने के लिए हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जहां हम जाते थे वहां कोई सुनवाई नहीं होती थी। बाबा के पास इतना दौलत और पैसा था कि बाबा अगर कचहरी के गेट के अंदर रखता था पैर, तो 10-20 वकील तो चले जाते थे बाबा का स्वागत करने के लिए। इस तरीका का जो है मतलब उसका जलवा था। छांगुर बाबा की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेशुमार दौलत रही है। पिछले 3 साल में छांगुर बाबा को 100, 200 या 300 करोड़ नहीं, बल्कि 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिलने का दावा है। इनमें 200 करोड़ रुपए की तो पुष्टि भी हो चुकी है। बाकी 300 करोड़ रुपए नेपाल के जरिए भेजे गए, जिसमें हुंडी से फंडिंग की गई। इस विदेशी फंडिंग के लिए काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बाकी जैसे नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, जिनमें मुस्लिम देशों से पैसा आया। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मकसद से दावा होता है कि छांगुर बाबा को पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसों की बरसात हुई और इस विदेशी फंडिंग को नेपाल के 4 एजेंट 4 से 5% कमीशन पर छांगुर तक पहुंचाते थे। काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। दावा है कि विदेशों से मिली इसी बेशुमार दौलत के दम पर छांगुर बाबा बलरामपुर में बेताज बादशाह बनने लगा, जिसकी तूती बोलती थी। उसकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। दावा है कि बलरामपुर में तैनात पुलिस अफसर उसके गुलामों की तरह काम करते थे, जो उसके इशारे पर चलते थे। नेशनल एसपी नर्मदा श्रीवास्तव, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया, हमारा FIR फाड़ के फेंक दिया।
मतलब आपने जब कहा कि कोई धर्मांतरित करने के लिए प्रताड़ित कर रहा है तो एप्लीकेशन ही फाड़ दिया और कहा कि बाबा के खिलाफ मत जाइए, बाबा एक पीर फकीर है। छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई के बाद उसके सताए लोगों ने इस तरह के दावों की छड़ी लगा दी है। आज तक ने छांगुर बाबा के अत्याचार के पीड़ित लोगों से बात की, जिन्होंने छांगुर बाबा के धर्म बदलने की बात न मानकर फर्जी मुकदमों का सामना किया है। उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया अपने आदमियों के द्वारा कि आपको जान से मरवा देंगे, आप पे मुकदमा लिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर हम लोग वहाँ से एप्लीकेशन पुलिस विभाग में दिया, पुलिस विभाग में कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद जो है अब हरजीत कश्यप से मिलिए, जो छांगुर बाबा के यहाँ मुंशी का काम करता था। इन्हें भी छांगुर ने धर्म बदलने के लिए पहले पैसे का लालच दिया और फिर दावा है कि बात न मानने पर फर्जी मुकदमे लाद दिए। पैसे के लालच में कोई हर आदमी नहीं करता है। मैंने उसको जवाब दिया जब, तो हमारे ऊपर एक्शन लिया। नवीन ने हमारे गिरवान को भी पकड़ा, गाली भी दिया। और नवीन रोहरा गाली भी दिया, हमको धमकियां भी दिया कि मैं ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा। 2-3 दिन हमको धमकी मिली, उसके बाद वहाँ से हम चले आए। क्या थाना की रहने वाली है वो, और बलात्कार का मुकदमा हमारे ऊपर लिखवा दिया। बात यही नहीं रुकी। दावा है कि छांगुर बाबा ने इसके बाद हरजीत कश्यप को बयान वापस लेने को भी कहा। और उसके आगे उसके सामने कोई चलती नहीं थी हम लोगों की, तो किससे बताएं? आप बताइए। बताने जाते थे, रोक लिया जाता था। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था, क्यों नहीं सुनते थे? पैसे के बल पर। आप देख रहे हैं इस समय जो है, आप खुद देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए उसकी दौलत शोहरत कहाँ से आ गया। एक अंगूठी बेचने वाला इतने पैसे का प्रॉपर्टी का मालिक हो गया, कहाँ से दौलत उसके पास आ गई? कुछ तो राज है इसके अंदर। क्या पैसे की दम पर उससे मिले थे? और क्या, कोई नहीं सुनवाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि भले ही छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में हो, उसका नेटवर्क ध्वस्त होने के दावे हो रहे हों, लेकिन दावा है कि उसकी तरफ से अब भी पीड़ितों को धमकाया जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस आरोप है कि तमाशबीन बनी हुई। दवा लेने के लिए मैं जा रहा था, तहसील से पहले मुझे 3 लोगों ने फिर रोक लिया। वही रियाज और वही नवाब, वही कमालुद्दीन। गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। उसके बाद जो है गिरवान पकड़ा मेरा, एक थप्पड़ भी मारा मुझे रियाज ने। यही कि तुम लखनऊ चले जाओ, अपना बयान वापस ले लो 24 घंटे के अंदर, नहीं तो तुमको तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का जो तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है राम गोपाल राय, उसको भी जान से मरवा दूंगा। बाबा जेल में चला गया और घर पे बुलडोजर चल रहा, उसके बाद भी बलरामपुर पुलिस नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। यूपी एटीएस छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के 40 बैंक खातों की जांच कर रही है। छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के 6 खातों में 34 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। इसी तरह नसरीन के खातों में करीब 14 करोड़ रुपए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छांगुर बाबा के टारगेट पर हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म स्थलों में से एक अयोध्या भी था, जहां वो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रहा था। छांगुर बाबा ने आखिर कैसे धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट चलाया, इसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बहुत जलाली पीर हूँ, इसलिए मेरा नाम हमारे पीर ने जलालुद्दीन रखा है। मैं जिस पेड़ को गुस्से से देख दूं, पेड़ सूख जाता है। कोई भी छांगुर बाबा के खिलाफ आवाज ना उठा पाए, इसके लिए उसने खौफ का भी सहारा लिया, लोगों को डराया, धमकाया। उसका कहना है कब्र में जो मुर्दे दफन है, मैं उनसे बात करता हूं, उनसे सलाम करता हूं, उनसे गुफ्तगू करता हूं। छांगुर बाबा की पोल खुल चुकी है। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो उसकी आलीशान कोठी जमींदोज ना होती। वो पकड़ा नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसका खौफ बरकरार है। हमारी कब हत्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब वो कानून के घेरे में है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि छांगुर बाबा ने पुलिस को अपने साथ कैसे मिलाया, किसने उसके रैकेट का खुलासा किया। इस सवाल का जवाब ये चेहरा है, जो आपको उन अफसरों का नाम बताएगा जो इसके मुताबिक छांगुर बाबा के इशारे पर काम करते थे। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इसका प्रभाव बहुत था जिले के अंदर। ये तो जांच एजेंसियां खुद पता कर सकती हैं कि क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई, इतना देर क्यों हुआ। उसके पैसे बहुत थे, अथाह पैसे थे। जो उसके खिलाफ बोलता था या कोई कार्रवाई करना चाहता था, पैसे से वो खरीद लेता था। क्या अधिकारियों की भी नजर नहीं कि आपने अपनी शिकायत नहीं कराई है? उतरौला थाने से लेके बलरामपुर तक बड़े बड़े अधिकारियों को हमने
रजिस्ट्री द्वारा सबको अवगत कराया, लेकिन जो भी आती थी रिपोर्ट लगा के यहाँ थाने से भेज दिया जाता था कि बाबा बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि पैसा अच्छा है तो बाबा अच्छा है। छांगुर बाबा अगर वसीउद्दीन उर्फ बब्बू से धोखाधड़ी ना करता तो शायद उसका ये काला कारोबार चलता रहता, लेकिन वसीउद्दीन उर्फ बब्बू ने 2 साल पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजकर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की पोल खोली और उसी के बाद दावा है कानून का डंडा चलना शुरू हुआ। आपके ऊपर कितने रकम, मतलब कितने पैसे का लेन देन पे विवाद झगड़ा शुरू हुआ था? अनुबंध के हिसाब से 2.25 करोड़ रुपए हमारा बन रहा था, लेकिन जो इन्होंने एक्स्ट्रा काम करवाया वो करीब 12 करोड़ रुपए का बन गया, जिसमें इन्होंने हमको 5 करोड़ 70 लाख रुपए दिया भी ऑन अकाउंट। उसके बाद इनसे जब पैसा हमने मांगने का प्रयास किया तो ये गाली गलौज जो झगड़े पे उतर आए। जब झगड़े पे उतर आए तो हमने जो है थाने चौकी पे कंप्लेन करना शुरू किया। उसके बाद एक दरखास्त दी हमने, 2022 में मुकदमा लिख भी गया 504 506 का झगड़े का, लेकिन पुलिस ने उसको फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। तो बब्बू और वसीउद्दीन की शिकायत के बाद छांगुर की आलीशान कोठी मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। उन अफसरों का नाम भी बाहर आ गया जिनके दम पर छांगुर बाबा गैर कानूनी काम करता था। प्रभाव इतना था कि जहां तक मुझे जानकारी है कि एसपी आवास में इसका रहना होता था। मतलब एसपी बलरामपुर जी, ये 2000 एसपी था उस समय राजेश सक्सेना जी थे और नम्रता शुक्ला जी थी जो एडिशनल एसपी थी, नम्रता श्रीवास्तव जी। अच्छा। समझ लीजिए कि ऐसा लगता था कि एसपी ऑफिस का मालिक यही है, जो ऑर्डर करता था। जितने ऑर्डर हमारे खिलाफ किया सारे मुकदमे लिखे गए, चाहे वो कोर्ट से हो चाहे वो थाने से हो, और हमें जेल भी भेजा गया। बब्बू के मुताबिक धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर बाबा पर जिन्हें कार्रवाई करनी थी वो उसके सगे बने हुए थे। पुलिस अफसरों के दफ्तर और घर छांगुर बाबा की कोठी बन गए थे। सोचिए ऐसे में कौन उसके खिलाफ मुंह खोलने की उम्मीद करता। सर राजेश सक्सेना, नम्रता श्रीवास्तव। ये कौन है? राजेश सक्सेना बलरामपुर एसपी रह चुके हैं, नम्रता श्रीवास्तव जी एडिशनल एसपी रही हैं। इनके संज्ञान में सारे अपराध बाबा के थे और इस पे इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर कहीं से भी बाहर भी हम कोई जांच भेजते थे तो आती थी बलरामपुर, इनके माध्यम से मनचाहा रिपोर्ट लगा के वापस भेज दिया जाता था। ये सब तब हो रहा था जब छांगुर बाबा के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी। उसके घर साफ सफाई का काम करने वाले संचित तक ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस के हाथ तब छांगुर बाबा को पकड़ने या कार्रवाई के लिए उठे ही नहीं। बाबा कह रहा था बढ़िया बाकायदा घर बनवा देंगे, तुम्हारा अच्छा से गाड़ी ले देंगे, मोटरसाइकिल, एक उसी से चलोगे आओगे मुसलमान हो जाओ। उस कोठी में रहते थे, कोठी में क्या और भी विदेश से भी लड़कियां आती थी क्या? लड़कियां आती थी? हाँ, विदेश से आती थी और पैसा भी आता था उसका। कैसे पैसा? बैग में कैसे आता था? बैंक में आता था उसका। हाँ, बैग में। कब? रात में कि गाड़ियों से? कैसे? रात में आता था, दिन में नहीं, रात में आता था पैसा उसका। डीआईजी के पास गए तभी नहीं सुनवाई हुआ, बहुत बहुत दूर गए। ऐसे बलरामपुर में सबके पास गए? अब हाँ, कोर्ट में गए। कोर्ट में जैसे बहस चालू रहता था तो कोर्ट में बस रुको, तारीख मिल जाता था। पुलिस के बीच में इसी पाठ की वजह से छांगुर बाबा धड़ल्ले से धर्मांतरण करवाता रहा। उसके इरादे कितने खराब थे अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो हिंदुओं के पवित्र शहर में धर्मांतरण करवाने में लगा था। छांगुर बाबा ने अयोध्या जिले में धर्मांतरण पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। जहां हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया, उसका प्लान था इन धर्मस्थलों की डेमोग्राफी को बदला जाए। इसके लिए वो हनी ट्रैप और दूसरे लालच के जरिए लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित स्क्रिप्ट के साथ चलता था। छांगुर बाबा ये सब इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसे पता था उसे रोकने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि अब तक छांगुर बाबा अपना रैकेट चलाता रहा और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत पहुंचने के बाद छांगुर बाबा पर कार्रवाई शुरू हुई। संतोष शर्मा, बलरामपुर, आज तक। बात देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान ने मारा, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने सीमा पर रहने वाले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ये कहानी कुपवाड़ा के एक गांव की है, जहां घर तबाह होने पर सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपए मुआवजा मिला।
लोगों का कहना है कि 50,000 रुपए तो घर का मलबा उठवाने में ही चले गए। ऐसे में मुआवजे की बाकी रकम से पूरी तरह तबाह घर कैसे बनाएं? फौजी हैं, ये भी फौजी है, मैं भी फौजी हूँ, ये भी फौजी। अच्छा, आपने सर्व किया है? आपने किया? युद्ध में भी था। अच्छा, कल के लड़के आया, कल जंग लड़के आए, लड़के। अच्छा, आप? मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था। BSF में थे आप? अभी नंबरदार की ड्यूटी कर रहा हूँ। और आप? मैं आर्मी में था, आर्मी वेटनरी कोर में, और रिटायर आने के बाद फिर मैं सिविल सोसाइटी में। जो गांव 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हो, वहां रहने वाले हर नागरिक एक फौजी की तरह होते हैं। पाकिस्तान के पड़ोस में रहना कितना मुश्किल है, अंदाजा कुपवाड़ा जिले का यह हाजीनार गांव आपको करवाएगा, जहां के लोग वतन के लिए हर मुसीबत हंसकर उठाते हैं। उसके बाद पीछे हिट हुआ है वो मकान है ना, ये इनका मकान है, वो पीछे, उसके पीछे लगा है। लेकिन जब इस बलिदान का सिला ना मिले और इन्हें मिलने वाली सरकारी मदद को एक आंकड़े तक सीमित कर दिया जाए, तब व्यवस्था को खबरदार करना जरूरी हो जाता है। जिस वक्त ये घर बनाए हैं लोगों ने, कितना करोड़ों रुपया इसमें खर्च किया है। जिस वक्त सरकार का आदेश आता है भाई इनका रिलीफ दो जी, 5,000 6,000 कोई रिलीफ है, रिलीफ भी बढ़ना चाहिए। आप सरकार ने इन लोगों को 1,20,000 दिया, 1,20,000 मकान पूरा खत्म हुआ। 3 स्टोरी था वो। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने जिस गांव को सबसे पहले निशाना बनाया, पाकिस्तान का पहला बम इस अखरोट के पेड़ पर गिरा, आसपास के घर तबाह हो गए। फिर भी पाकिस्तान भारत में सीमा के पास रहने वाले इन भारतीयों का हौसला नहीं तोड़ पाया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तोड़े गए सीज फायर के गोलों से जो नुकसान बॉर्डर पर रहने वाले भारतीयों ने घर टूटने की वजह से उठाया, उसके बदले मिले सरकारी मुआवजे ने इन्हें उदास कर दिया। ये समझने के लिए इस घर पर नजर दौड़ाइए। पाकिस्तानी तोप के गोलों ने इस गांव के ऐसे न जाने कितने घरों को मिट्टी में मिला दिया। इसके बदले में सरकार की तरफ से इन्हें मुआवजा मिला, लेकिन दावा है घर बनाने के लिए महज 1,20,000 रुपए। आर्मी ने हमारी बहुत मदद की और चाहते हैं हमें जो स्ट्रक्चर है हमें वो होना चाहिए, हमें मकान में कुछ हेल्प हो जाएगी। तो प्रशासन की तरफ से और मदद की उम्मीद है कि जिस तरीके से पूरा घर वो हो गया है, बर्बाद हो गया है। यहाँ पे कुछ नहीं है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार पाकिस्तानी गोलाबारी से क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए 1 लाख रुपए की सीमा तक और अचल संपत्ति के नुकसान का 50% मुआवजा दिया जाता है। गोलाबारी से सीधे प्रभावित हुए घर के मालिक को निर्धारित मानदंड के अनुसार 1,20,000 रुपए का मुआवजा मिलता है, जबकि मामूली नुकसान वाले घरों को 6,500 रुपए प्रति घर दिए जाने का नियम। जिस घर को बनाने में जिंदगी निकल जाती है, सारी कमाई लग जाती है, उसका टूटना किसी को भी परेशान करता है। ये लोग तो अपना सब कुछ गवा बैठे। ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब घर में कमाने वाला कोई ना हो। पहले बम गिरा ना, वो मेरे ही मकान पे गिरा था। अच्छा, उधर? हाँ, उधर मेरे ही मकान पे गिरा था ना। जो पहले बम गिरा था वो मेरे ही मकान पे गिरा था। इंडियन आर्मी के बहुत हेल्प ने किया है। इंडियन आर्मी ने हमारे साथ खाने को दिया, बर्तन दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने सीमा के पास प्रहरी की तरह रहने वाले भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया, उसे देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक मदद बढ़ाने का ऐलान भी हुआ। पाकिस्तानी बमबारी से तबाह घरों को बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 25 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए। पूरी तरह से टूट चुके घरों के लिए 2 लाख रुपए अलग से और आंशिक रूप से टूटे घर के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की घोषणा केंद्र की तरफ से हुई। यहाँ पे शेलिंग से बहुत नुकसान हुआ। 63 घर जो थे उनको यहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने कुछ न कुछ इनको जो है मदद की। यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट ने भी 1 लाख रुपया 1,30,000 रुपये इनको दिया, लेकिन उससे मकान नहीं बन पाता है। तो ये आपके सामने है जो मकान की हालत है। यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा था, उसी के ऊपर ये बम शेल गिरा और उससे ये मकान पूरा खत्म हो गया इनका। बात सिर्फ तबाह हुए आशियाने को फिर से बनाने में पूरी मदद मिलने की ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़े जाने पर नागरिकों की सुरक्षा की भी है, क्योंकि बॉर्डर के पास 2000 लोगों के इस गांव में सिर्फ 4 बंकर हैं, वो भी घरों से दूर। इसलिए आज तक के जरिए ये लोग बंकर बनाने की गुजारिश सरकार से करते हैं।
का दूर हो रहे थे। जब शेलिंग होती है निकलने का कोई बाहर निकलने का कोई, अगर 3-4 फैमिली को मिलेगा ना बंकर, ये बड़ी बात है मेरी। बंकर बनना चाहिए। यहाँ मैम पॉपुलेशन 2000 इस गांव की 2000 पॉपुलेशन है यहाँ की, तो बंकर है 4। वो भी मतलब मान लो अब 1 किलोमीटर उधर है, 1 किलोमीटर जब यहाँ गोले गिरते हैं तो उस टाइम कहाँ जाएगा? 1 किलोमीटर जाने में तो वो तो खतरा है। सही बात है। उससे बेहतर है उधर ही मरो, घर में मरो। क्योंकि ज़्यादातर एरियाज में जो हमने बंकर बनते हुए देखे हैं उसमें हमने देखा है कि मतलब कुछ घरों का क्लस्टर है, उसके पास एक बंकर रहता है ताकि आप कुछ सेकंड में आप भाग कर जाए। पर यहाँ नहीं है आपके, 4 बंकर है, यहाँ बनना चाहिए। पूरे विलेज में 4 बंकर है, यहाँ बनना चाहिए। एक आधा किलोमीटर 3 to 4 फैमिली को बैंकर मिलना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हमारी सबसे बड़ी डिमांड मैम इस वक्त यही है। तो आज तक की खबरदार करती इस रिपोर्ट से हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान से लगी सीमा के पास रहने वाले लोगों के घरों के तबाह होने पर मिलने वाले मुआवजे की नीति पर नए सिरे से दोबारा विचार हो, मुआवजा बढ़ाया जाए। इसके अलावा तर्क संगत संख्या में बंकर बनाए जाएं ताकि भविष्य में पाकिस्तान अगर दोबारा हिमाकत करे तो सीमा की ये नागरिक प्रहरी बिना किसी चिंता के मुकाबला दुश्मन का कर सके। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का पराक्रम सबने देखा, दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त होता हुआ सबने देखा, लेकिन ध्वस्त होते हुए कुछ घर भी देखे, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान को खबरदार हो जाना जरूरी है। आप यहाँ पर जो छर्रे, जो शेल्स के निशान, जो टूटे हुए घर देख रहे हैं, वो केवल एक घर नहीं है, पूरी गृहस्थी उजड़ जाती है, जीवन उजड़ जाता है। और इसीलिए जरूरी है कि जो पुराने पैमाने तय कर दिए गए हैं उन पर एक बार फिर तो नजर डाली जाए। सरकार को, प्रशासन को ये देखने की आवश्यकता है कि आज लोग किस स्थिति में हैं, क्योंकि बॉर्डर पर रहने वाला हर व्यक्ति देश के सिपाही से कम नहीं होता। वो वहां पर उन खतरों के बावजूद अपने घरों में मौजूद रहता है, हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद रहता है। और इसीलिए ये सोचना होगा कि 100% अगर एक घर डैमेज होता है तो उसके एवज में अगर केवल 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं तो क्या उससे काम चलता है? ये सोचना होगा कि पूरे गांव में अगर केवल 4 बंकर मुहैया करा दिए जाएं तो क्या उससे जान बचते हैं? इसीलिए जरूरी है कि पुराने नियमों को, पुराने कानून को देखकर, आंक कर और बदलाव किए जाएं। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और अमित बदवार के साथ श्वेता सिंह, तंगधार आज तक।